गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और साथ ही करेंगे एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो ये चैप्टर का नाम है इसमें जो शब्दावली यूज कर रखी है, उन्होंने टर्मिनोलॉजी जो लिखी है वो आखिर उसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपके पास एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लिखा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चर क्या होता है। वैसे आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा लेता हूँ कि आखिर चर होते क्या हैं। चर का मतलब होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल प्यारे बच्चों, चर मीन्स होता है कि जिसकी वैल्यू जो है यानी जिसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता, यानी एक समान नहीं रहता, यानी कि उसका मान कुछ भी हो सकता है। उसको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है, मतलब जिसकी वैल्यू क्या ना हो, फिक्स ना हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलते हैं। और इसको जो हम डिनोट करते हैं, यानी कि इनको हम जब लिखेंगे तो किस रूप में लिखते हैं? एक्स वाई जेड, यानी कि इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स लिखो या वाई लिखो या जेड लिखो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे चैप्टर का नाम है एक चर, यानी कोई भी एक चर ले लीजिए आप। वाले, जैसे यहाँ पे लिखा है एक चर मैंने ले लिया, सपोज एक्स। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है यहाँ पे लीनियर। लीनियर मीन्स जिस जो आपके पास चर है उसकी वैल्यू यानी उसकी जो पावर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि जो आपने चर को चूज किया है यानी कि चुना है, उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसे बोलते हैं एक। अभी तो एक चर लिखा मैंने, वाले रैखिक। और समीकरण का मतलब क्या हो? समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें हम बराबर का निशान लगा लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी यानी एक मान और रख लिया जिसका नाम मैंने रखा सपोज 5। तो यहाँ पे आपके पास जो एक समीकरण बना वो बना एक्स, क्योंकि एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? एक्स की घात क्या है? यहाँ पे एक है। तो जब किसी की घात एक होती है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एक्स धन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, एक्स इक्वल टू 5। तो ये आपका क्या बना? एक रैखिक। ठीक है, क्या बना? एक चर वाला, यानी एक चर है, रैखिक मानो उसकी पावर जो चर है उसकी घात एक होनी चाहिए। समीकरण का मतलब बीच में आपका इक्वल का साइन होना चाहिए और उसके साइड में एक वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि x तो आपका चर हो गया, लेकिन ये 5 क्या है? जो ये 5 है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम अचर, यानी कि कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है, यानी कि निश्चित होती है, उसे बोलते हैं हम अचर। और जिसकी वैल्यू में बदलाव होते रहते हैं या हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम चर, यानी कि वेरिएबल्स। राइट। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जो टॉपिक है, हमारे पास जो चैप्टर का नाम था प्यारे बच्चों, वो ढंग से समझ लिया होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे y प्लस 5 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे भी आपका क्या माना जाएगा? ये एक चर है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 5 लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला गया है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर है, y है, रैखिक का मतलब y की घात एक है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस मैंने 5 कांस्टेंट जोड़ दिया, यानी कि अचर जोड़ दिया, इक्वल का साइन लगा लिया, यानी कि इक्वल मतलब इक्वल किसको शो करता है? इक्वल किसको दर्शाता है? समीकरण को। अगर जहाँ पे समीकरण होगा वहाँ पे हम इक्वल का साइन अवश्य लगाएंगे। ठीक है, और इधर भी एक मात्रा या एक क्वांटिटी जरूर रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक जो इक्वेशन मिलेगी, समीकरण मिलेगी, उसी को हम क्या बोल देंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं प्रश्नावली की और। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? निम्न समीकरणों को हल कीजिए। और यहाँ पे समीकरण है आपके पास पहला क्वेश्चन के रूप में x-2 बराबर 7, यानी कि x-2 बराबर 7। कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि समीकरण को हल करिए, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो उस समीकरण में
चर राशि है, चर राशि यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, x दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये 2 और 7 के आपके अचर राशि है, यानी कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। ये आपका क्या है, वेरिएबल है, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसी का मान आपको निकालना होता है। जब आप उसका मान निकाल देते हैं तो वही आपका उत्तर कहलाता है, वही उस समीकरण का हल कहलाता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 6, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उनको भी सॉल्व आपको करा दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी है, आपने ध्यान से इसको देखना है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जैसे मुझे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कि x - 2 बराबर जैसे 7, तो इसमें मुझे x का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल सा होता है, आप क्या करेंगे कि जिसका मान निकालना है, यानी मुझे x का मान निकालना है, उसको वहीं पे रखेंगे। और जो राशि आपको दिख रही है यहाँ पे 2 और 7, यानी कि दोनों राशियाँ क्या है, अचर राशि है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, उनको एक साथ हम क्या करते हैं, रखते हैं, मतलब उनको एक तरफ ले जाते हैं बराबर के, जो बराबर का निशान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x को यहाँ पे रखेंगे, बाकी हम क्या करेंगे, इनको इधर ले जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे -2 है, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, +2। तो यहाँ पे इक्वल का साइन ये है आपका, और 7 ऑलरेडी यहाँ पे पहले से लिखा है, ये -2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2। तो आपके पास x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9, ठीक है। यही इसका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हमें यहाँ पे दिया है y + 3 बराबर 10, तो मुझे y का मान निकालना है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10, और ये +3 है, तो जब इधर जाएगा तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जैसे -2 था तो +2 हो गया, यहाँ पे +3 है तो ये हो जाएगा आपका -3। तो y का मान आ जाएगा आपका 10 में से 3 किया तो क्या हो जाएगा, 7। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे z +2 बराबर 6, तो यानी कि ये जो आपको दिख रहा है +2 किधर आएगा, इधर आएगा। क्यों, क्योंकि 6 और 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अचर राशियां हैं। तो जो अचर राशियां होती हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे 6 तो अपनी जगह में रहेगा, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो +2 है तो -2 बन के आएगा, और यहाँ पे z अपनी जगह में रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका 4 बराबर z, क्योंकि 6 में से 2 गया तो 4 होता है, 4 होता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको चेक कर लेते हैं फटाफट से। 3/7 + x बराबर 17/7, यानी कि 3/7 धन x बराबर 17/7। तो आपको निकालना किसकी वैल्यू, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको अपनी जगह में रखिए आप। मैंने जैसे कहा x बराबर हो जाएगा 17/7, और ये इधर आएगा तो इसके आगे क्या है, अभी प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होगा, और इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये माइनस, तो -3/7। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं एलसीएम निकालूंगा, यानी लासा 7 इनका हर है दोनों भिन्नों का, तो 7 आ जाएगा, और 17 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 17 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 14/7, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो देखा आपने कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठवां, t/5 बराबर 10। तो आपको जो t का मान निकालना है, तो t को तो आप यहीं पे रखेंगे, ठीक है, t को रखिए यहाँ। और आपको पता है कि ये क्या है, t/5 है, तो जो बटे में होता है यानी भाग में होता है हमेशा इक्वल के इधर जाएगा, तो किस में बदलेगा, गुणा में। जैसे आपने देखा होगा अभी तक पुराने क्वेश्चन में कि जो प्लस वाले थे वो किस में आए, माइनस बन के आए, माइनस वाला क्या बन के आया, प्लस बन के आया, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। डिवाइड का यानी कि भाग का, जिसको मैं डिवाइड बोल रहा हूँ, डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। समझ बात है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस है तो इधर आके माइनस बनेगा, माइनस है तो इधर आके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, भाग है तो गुणा बनेगा, और गुणा है तो भाग बनेगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, t/5 बराबर 10, यानी t बराबर क्या हो जाएगा 10, और भाग में था 5 तो गुणा में चले जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा आपका 50। ये आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, देखिए यहाँ पे 2/3 x = 18 है, ठीक है, यानी कि 2/3 x बराबर 18। तो आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो आप यहाँ पे x को छोड़ देंगे यहाँ पे अकेला, और जो 3 है वो भाग में तो कहाँ चले जाएगा, गुणा में जाएगा, यानी कि 18 के साथ गुणा में जाएगा, ठीक है, ऊपर 3, और जो एक गुणा में यानी x के साथ जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, नीचे। यानी कि हमेशा याद रखना कि जो चीज़ भाग में है वो गुणा में जाती है, और जो गुणा में है वो भाग में आती है। तो इसको काटेंगे आप, 2 9 में 18, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका x बराबर 9 × 3, यानी कि हो जाएगा आपका 27। तो ये आपका उत्तर हुआ। बात समझ में आई? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा मैं, फटाफट आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, 7x - 9 बराबर
है आपके पास 16 यानी कि 16, तो आपको सबसे पहले ये -9 को इधर ले जाना होगा, डायरेक्ट मत करना। यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि उसके साथ अचर जो चर राशि है यानी कि x है उसके साथ कुछ गुणा में या कुछ ऋण में या कुछ धन में है। अगर ऋण में और धन में है तो सबसे पहले उसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 16 यानी 16 प्लस इधर जाएगा ये माइनस का, तो प्लस बन के आएगा 9, तो ये हो जाएगा 16 और 9 को जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 25, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा 25। अब आपको पता है कि x के मान निकालना मुझे, और x के साथ जो 7 किस में है, गुणांक में है, क्योंकि 7 गुणा x है तभी तो 7x लिखा मैंने। तो जो गुणा में हो वो कहाँ जाएगा, अब आपको पता है वो कहाँ जाएगा, भाग में चले जाएगा, यानी कि x बराबर 25/7। बात समझ में आ गई आपके। मैंने ये कहा आपसे कि सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई चीज़ अगर किसी भी चर राशि के साथ धन में है तो कहाँ जाएगी, ऋण में। अगर ऋण में है तो धन में जाएगा, डिवाइड में है भाग में तो गुणा में जाएगा, गुणा में है तो भाग में जाएगा, मतलब उल्टा कर देना है, धन का ऋण, ऋण का धन, भाग का गुणा, गुणा का भाग। अगर कोई राशि जैसे ये भाग में था 3 तो ये कहाँ गया, गुणा में। 2 किसके साथ गुणा में था, x के साथ गुणा में था, तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।